एक बात आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि रास्ते पे पड़ी हुई किसी भी अनजान चीज़ को उठाना नहीं चाहिए, या फिर घर में भी अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिले जिससे आप वाकिफ़ नहीं है, वो घर वालों की नहीं है, तो उसको उठाने से पहले और उसको खोलने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और जब उनके साथ में कुछ ऐसे हादसे होने लग जाते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते, तब जाकर के उनकी आंखें खुलती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार के बारे में है जो एक घर में कुछ 5-7 साल से रह रहे थे। घर में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि वो नए घर के अंदर मूव इन किए हो तो वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल होना शुरू हो गया हो, नहीं, घर बिल्कुल सही था, पूजा पाठ वगैरह भी होती थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उनको एक दिन उस घर के अंदर एक ऐसी अनजान चीज़ मिलती है जो उनकी दुनिया को पूरी तरह से पलट के रख देती है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है वर्मा परिवार की, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 3 सदस्य रहा करते थे। एक तो वर्मा जो हेड ऑफ द फैमिली थे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, ये तीनों लोग थे। और ये लोग जो थे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे। अब उनकी बेटी के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ। उनकी बेटी की उम्र महज यहाँ पे कुछ 14-15 साल के आसपास की थी, और वो लड़की जो थी वो थी इंट्रोवर्ट। ज़्यादा लोगों से वो बातचीत करती नहीं थी, दोस्त यार उसके थे नहीं, बस उसकी दुनिया थी उसकी किताबें। वर्मा जो थे वो अपने घर के कोने कोने से वाकिफ़ थे, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन एक दिन उनका ये भ्रम चकनाचूर हो जाता है। दरअसल होता क्या है, उनकी बेटी दीवार के सहारे टेक लेकर के खड़ी हुई थी, जैसा हम सभी लोग घर में खड़े होते हैं। अचानक से उन्हें समझ में आता है कि वो जो दीवार है वो असल में दीवार नहीं, एक दरवाज़ा है। जैसे वो लड़की टेक लेके खड़ी थी, अचानक वो दरवाज़ा ऐसे स्लाइड होता है और वो लड़की अंदर गिरती है। जब वो अंदर गिरती है तो वो देखती है एक बहुत ही छोटा सा रूम, जिसके अंदर मुश्किल से एक ही आदमी खड़ा हो पाए, अगर वो भी बहुत पतला हो तो। एक तरीके से आप उसको कबाड़ खाना कह सकते हैं, वो जगह थी। लेकिन उसके अंदर वो था एक शीशा। हाँ जी, बस एक शीशा था वो, और बहुत ही नॉर्मल सा शीशा। ऐसा नहीं कि उस शीशे के ऊपर बहुत ज़्यादा सजावट हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक शीशा था, और वो शीशा जो था वो रैप्ड था। एक सफ़ेद पेपर के ऊपर वो शीशा रैप था, और इसी के साथ में उसके ऊपर एक कलावा जैसा कुछ बंधा हुआ था। रसिका यानी कि जो वर्मा जी की बेटी थी, वो लेकर के आई अपने परिवार को वो शीशा दिखाया। परिवार वाले चौंक गए कि आखिर ये कमरा कैसा था, और इस कमरे के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं। जैसी वो चीज़ लेकर के आई तो घर वालों को लगा जैसे कोई सोना चांदी मिल गया होगा इस लड़की को, लेकिन महज वो शीशा था। अब शीशा फेंकने का मन किसी का भी नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई दरार नहीं, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, और शीशा जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक था। मतलब अगर आप उसे एक बार देख लें तो उसकी चमक में आप खो जाएं। इतना ज़्यादा वो शीशा जो था वो अच्छा दिख रहा था। किसी इंसान को अगर शीशों का शौक भी ना हो, तब भी वो शीशा अपनी तरफ उसे खींच ले। तो यहाँ पर जो रसिका की माँ थी यानी कि सुष्मिता, उन्होंने कहा हमें इस शीशे को फेंकना नहीं चाहिए। वैसे भी एक शीशा जो है वो रसिका के कमरे में लगवाना ही है। अब ये बड़ी हो रही है और ये स्कूल वगैरह जाती है, तो लगातार मेरे कमरे में आकर के सजती संवरती है, तो इसके कमरे में शीशा लगवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। वर्मा जी ने भी कहा भाई दिक्कत की तो कोई बात नहीं है, लगवा देते हैं। कील गाड़ी गई, शीशे को ऊपर लगा दिया गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो लोग एक चीज़ बहुत अजीब देख रहे थे रसिका के अंदर, और वो था रसिका का बिहेवियर। अब वो पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती थी। बातचीत तो वो पहले भी ज़्यादा नहीं करती थी लोगों से, लेकिन घर परिवार वालों से बातचीत होती थी उसकी। लेकिन जब से वो शीशा आया तब से वो बस अपने कमरे में ही रहती, और कई बार जो उसकी माँ थी वो ये चीज़ भी देखती थी कि रसिका उस शीशे के सामने बैठ करके बस अपने बालों को कंघी किए जा रही है। और जब उसकी माँ उसको टोकती तो अचानक से वो लड़की एक हेलोसिनेशन की स्टेट से बाहर आती और कहती हाँ कि क्या हुआ मम्मी, आप कुछ कह रही थी। इस तरीके से वो लड़की बोलती थी। बाकी कुछ भी अजीब नहीं होता था। कुछ ऐसे ही 5-7 दिन और बीत गए। रसिका की जो इस वक्त पे हालत थी वो थोड़ी और गंभीर होने लग गई। गंभीर होने इन द सेंस, अब रात को उसके गुनगुनाने की आवाज़ आती। कोई गाना वो ऐसे गुनगुनाती थी जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता नहीं था। जो पेरेंट्स ये बात बोलते थे कि हम पुराने ज़माने के गानों को ही सुनते हैं,
वो गाना भी उनको समझ नहीं आता था। पूरे दिन रसिका ऐसे करती थी और कभी कभी जब उसके कमरे में जाते तो रसिका यहाँ पे हाथ खोल करके छत की तरफ देखते हुए झूमा करती थी, जैसे कि वो पता नहीं किस बारे में सोच रही हो। घर परिवार वालों ने पूछा भी कि बेटा क्या हो गया, कोई दिक्कत है, किसी से कोई बात वगैरह हो गई तेरी, तू इतनी ज्यादा आजकल खुश दिखाई देती है। रसिका कहती कोई बात नहीं मम्मी, मैं तो बस ऐसे ही खुश हूँ। और अचानक से उसके जो ये बिहेवियर के अंदर ट्रांसिशन था, ये कहीं ना कहीं घर वालों के मन के अंदर एक शक पैदा जरूर कर रहा था कि आखिर इस लड़की को हो क्या रहा है। घर वालों ने इस बात पे ध्यान तो दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश भी थे कि रसिका चलो अपनी दुनिया में ही सही, कम से कम खुश तो है। लेकिन एक रात को ये सारी चीजें एक ऐसा मोड़ ले लेती हैं जो किसी ने भी यहाँ पर सोचा नहीं था। एक रात रसिका के जो फादर होते हैं उनकी आंख एक खटपट से खुलती है। थोड़ी सी जब वो आंख खोल करके देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी उनके सामने एक चाकू लेकर के खड़ी हुई है और ऑलमोस्ट उनके ऊपर वार करने वाली, और ये कहती है तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे। और इतना बोलते ही वो बस अटैक करने ही वाली थी कि उसके फादर ने उसका हाथ, अब भाई लड़की है, उसके हाथ पैरों में इतनी जान तो होगी नहीं, वो रेसिस्ट नहीं कर पाई। और इतने में उसके फादर ने उसके कंधों को पकड़ के जैसे झंझोड़ा तो वापस होश में आई। उसको याद भी नहीं था कि आखिर उसने ये चाकू पकड़ क्यों रखा है। उसके फादर ने उसको पूरी बात बताई और ये कहा कि तू हमें ये कह रही थी कि तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे। रसिका ने कहा पापा मुझे नहीं पता नहीं रात में मुझे हो क्या जाता है, कुछ 12 सवा 12 बजे के आसपास मैं अपने होशो आवाज में नहीं रहती और मुझे लगता है कि मुझे अपने रूम को चेंज कर लेना चाहिए। उसके फादर ने कहा ठीक है बेटा, रूम को चेंज कर ले। रूम को बदल लिया गया, लेकिन फिर भी कोई असर पड़ा नहीं। भले शीशा उसी रूम में था जिस रूम में पहले रसिका रहा करती थी, लेकिन उसकी तबीयत अब दिन प्रतिदिन खराब होती रही। मेंटल बैलेंस तो वो अपना खो ही रही थी, इसी के साथ में वो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी और इसके साथ में वो काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल हो गई थी। बात बात पर वो मरने की बातें किया करती थी। कभी कभी उसके घर वालों ने ये देखा कि वो लड़की जो है यहाँ पे स्टोव को ऑन करके अपने हाथ को जलाने की कोशिश कर रही है, सिलेंडर के ऊपर माचिस डालने की कोशिश कर रही है। एक बार उसने ब्लेड पकड़ा और इतनी तेज उसको दबा दिया कि जो उसकी उंगली थी वो ऑलमोस्ट कटते कटते बची थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उसके घर वालों ने यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट किया, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं हो रही थी। उसकी नानी ने ये बात बोली कि हो सकता है कि अगर थोड़ा सा माहौल बदल जाए तो इस लड़की की तबीयत में थोड़ा सुधार आ भी जाए। उन लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन ये लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और हम तो बस यही सोच रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हमें किसी पागल खाने में डालना होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम इसको मेरे पास भेज दो और ये मेरे साथ थोड़ा खुश रहती भी है। वहाँ पे वो गई। महज कुछ 2-3 दिन के अंदर अंदर रसिका की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसको कोई प्रॉब्लम जैसे थी ही नहीं, वो इस तरीके से बिहेव कर रही थी। वही रसिका वो बन गई जो आज से कुछ यहाँ पर 3 हफ्ते या फिर 1 महीने पहले हुआ करती थी। घर वाले इस मूवमेंट पे समझ गए थे कि जरूर हमारे घर के अंदर कोई ऐसा प्रकोप है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके फादर को एक बात याद थी कि एक बार वो बाहर से मीठा लेकर के आए थे और जब वो मीठा लेकर के आए थे तो वो छत पे बैठ करके खा रहे थे। तो उनको लगा कि शायद इसी के चलते कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी है जो हमारे पीछे पड़ गई है और अगर इसको खत्म करना है तो यहाँ पे पूजा पाठ ही एक जरिया बचता है। उन्होंने पंडित को बुलाया और उससे पूछा क्या घर में कोई दिक्कत है। पंडित ने कहा आपका घर बिल्कुल शुद्ध है, घर में कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा फिर किस चीज़ की दिक्कत है, मेरी बेटी के साथ में ऐसे ऐसे हुआ है, आप बताइए कि आखिर ये दिक्कतें हैं क्या। पंडित ने कहा हो सकता है कि कोई ऊपरी हवा हो और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत हवन वगैरह कर देते हैं। हवन वगैरह किया गया और उसके बाद में वो चला गया। उसने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है। घर का कोना कोना छान मारा गया, उस रूम का भी जिक्र हुआ कि वो रूम हमें मिला था, कहीं उस रूम को हमने खोल दिया हो तो ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन कमाल की बात आप ये देखिए कि उस शीशे का जिक्र घर के किसी सदस्य ने किया ही नहीं, क्योंकि शीशा इतनी ज्यादा छोटी चीज थी जो उनके जहन के अंदर आई ही नहीं। और एक और बात आपको बता दूं, जब घर के अंदर रसिका के रूम के अंदर स्पेशली पंडित धूप देने के लिए आया था ना, तो वो शीशा वहां पे मौजूद था ही नहीं। इस बात पे रसिका ने गौर किया जरूर था, लेकिन उसको ये लगा था कि शायद पापा ने इधर उधर कर दिया होगा, मम्मी ने इधर कर दिया होगा, क्योंकि उसका शीशा जो था ना वो रूम खुलते ही सामने वाले दीवार पे था और उसके पेरेंट्स का ये मानना था कि शीशे को ऐसे जैसे एकदम से दरवाजा खुल तो सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इससे एक अशुभ चीज मानी जाती है। तो उसने यही सोचा कि पापा ने वहां से हटा दिया होगा। ये बात बाद में रसिका ने बताई थी। खैर पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया। रसिका ने बस यही कहा कि मैं थोड़े दिन जो है नानी के घर पे रहूंगी और मैं अभी यहाँ पर वापस आना नहीं चाहती। कुछ 2 महीने के लिए वो वहां पे चली गई। अब जब 2 महीने वो वहां पे रह रही थी
तो सुष्मिता को ये खबर मिलती है, यानी कि रसिका की माँ को एक खबर मिलती है कि जो उसके फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एजिड थे, कुछ 89 ईयर्स के आसपास की एज थी उनकी। तो नेचुरल डेथ होना तो लाजमी सी बात है ही। तो सुष्मिता जो थी अपनी माँ के घर पे गई भी और वहाँ पे जाकर के डेड बॉडी वगैरह को अंतिम संस्कार दिया भी गया। और उसके बाद से सुष्मिता की जो हालत थी वो थोड़ी ख़राब रहने लगी, क्योंकि उनको एक तरह से सदमा लगा ही था। अब जब वो अपने घर में आती तो वो भी इधर रसिका के रूम में ही रहती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रसिका ने अपना रूम तो ट्रांसफ़र कर लिया था, शीशा वहीं था, और उन्होंने अपने हस्बैंड को ये कह दिया था कि मुझे कुछ दिनों के लिए आप अकेला ही छोड़ दें, मैं आपसे शायद उतनी बात ना कर पाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जब उस कमरे में रहती तो वो भी ऐसी हरकतें करती, रात में वो गाने गाती और ऊपर छत को देखते हुए झूमा करती। उनके हस्बैंड उनसे पूछते थे कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे फादर की डेथ हुई और तुम ऐसे खुशियां मना रही हो, ये क्या हरकतें हैं। बस वर्मा जी ने इतनी बात बोली कि आखिर ये सब हरकतें चल क्या रही हैं, कि इतने में उस औरत ने एक गुस्से भरी आवाज में और एक बदलती हुई टोन में, ऐसा नहीं था कि कोई एक भूत की टोन ले ली हो, ऐसा नहीं जैसे फिल्मों में होता है, उन्होंने बहुत भारी आवाज में ये बात बोली, अगर अपना भला चाहता है तो मेरे मामलों से दूर रह। बस इतनी बात उन्होंने बोली और इसके बाद में सुष्मिता ने उसी वक्त पे उनके मुंह के ऊपर उस गेट को बहुत तेज बंद कर दिया। वर्मा जी ने सोचा था कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो किसी तांत्रिक वगैरह से बात करेंगे, क्योंकि ये पंडितों के बस की बात नहीं है और हवन वगैरह से कुछ हुआ नहीं। उन्हें कुछ काले जादू वगैरह का ऐसा कुछ लग रहा था। उन्हें सोचा कि 2 दिन के बाद में मैं यहाँ पे उस तांत्रिक से बात करूंगा। एक उनके पास में यहाँ पे कॉन्टैक्ट में तांत्रिक था। अगले दिन रात को उनको कैंची चलने की आवाज़ आती है, बहुत तेज तेज कैंची चल रही थी। उनकी वाइफ तो रसिका के रूम में ही रहा करती थी, तो वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ रो रही है और अपने बालों को उसने आधा काट लिया, आधी तरफ से लंबे हैं, आधी तरफ से छोटे हैं। वो चिल्लाते हुए बोले, सुष्मिता ये कर क्या रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना तो वो तुम्हें और रसिका को मार डालेगी, वो किसी को नहीं रहने देगी, और उसने मुझे ये कहा है कि मुझे अपनी जान उसे सौंपनी ही होगी। इतना उन्होंने बोला और बोलने के साथ में ही वो कैंची को बस अपने गर्दन में घुसाने वाली थी। थोड़ी सी कैंची जो थी उनकी गर्दन में घुस भी गई थी कि इतने में वर्मा जी आए और उन्होंने उनको रोक लिया। तो कैंची तो थोड़ी बहुत घुस गई थी और ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी हो रही थी। हॉस्पिटल में लेकर उनको जाया गया, वहाँ पर उनका इलाज वगैरह हुआ। ICU में भी वो रही, थोड़े टाइम तक रही, उसके बाद उनको होश वगैरह भी आया, और जब उन्हें होश आया तो वो कंप्लीटली नॉर्मल थी। जो उनकी बेटी के साथ में हुआ वही उनके साथ में भी हुआ, और उनको याद नहीं था कि आखिर ये सब कुछ उन्होंने किसकी इन्फ्लुएंस में किया और क्यों किया। बस वो ये कहती थी कि वो शीशा जो है ना वो आपको अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन ये चीज़ वर्मा जी के साथ में तो नहीं हुई थी। वर्मा जी को वो शीशा कभी कुछ नहीं कहता था। आखिर वो लड़कियों को ही ऐसे टारगेट क्यों बनाता था, ये उनके समझ के परे बात थी। उन्होंने सोच लिया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस शीशे के चलते ही हो रही हैं। वो अपने घर पे गए, उन्होंने उस शीशे को उठाया और उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया। जब वो वापस घर में आए तो उन्होंने देखा वो शीशा वापस उसी दीवार पे लगा हुआ है, और इसी के साथ में उनको एक आवाज़ पड़ी, और वो आवाज़ जो थी वो किसी औरत की थी, और वो कह रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही घर से निकालने की, तू होता कौन है, तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सुष्मिता जो थी वो तो हॉस्पिटल में थी, और उन्होंने कहा भी था कि जो वर्मा जी हैं वो कुछ उस शीशे के साथ में करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको शीशे में दिक्कत लग रही है। तो उन्होंने कुछ लोगों को अपने घर पे भेजा। जब वो उनके घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वर्मा जी के सर पे से यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, उनका सर यहाँ पे फट चुका है, और वो लगातार अपने सर को दीवार में यहाँ पे पटके जा रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी ये दोबारा नहीं करूँगा। लोगों ने उन्हें पकड़ा और उन्हें पकड़ के संभाला, तब जाकर के वो वापस अपने होश में आए, और उन्होंने कहा कि ये शीशा जो है इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी मौजूद है जो हम लोगों को जीने देना नहीं चाहती। उन्होंने इस घर के प्रीवियस ओनर से बात करी, तो वो आदमी जो था कुछ यहाँ 70-75 साल का था, और उन्होंने ही उसको एक घर भेजा था। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर उस रूम का क्या राज था और उस शीशे का क्या राज है जो यहाँ पर हमारे घर में पड़ा हुआ है। तो उस आदमी ने कहा, जी मेरी बेटी जो थी
वो एक लड़के से यहाँ पे प्यार किया करती थी और उसी की याद में वो यहाँ पे गाने गाया करती थी, ईरानी गाने, यानी कि वो लड़का जो था वो पर्शियन वगैरह था, तो उसकी याद में वो ईरानी गाने गाती थी। जैसा मैंने बताया था कि उन लोगों को मालूम भी नहीं था कि आखिर वो गाना है कौन सा। बेटा वो उसके प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसने यहाँ पे खाना पीना तक छोड़ दिया था और वो बस उसी के सपने देखा करती थी। हम लोग तो शादी के लिए तैयार भी थे और हमें बाद में मालूम चलता है कि उस लड़के ने किसी और लड़की से शादी कर ली और हमारी लड़की को उसने धोखा दे दिया। हमने जब ये बात अपनी बेटी को बताई, वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको यही लगता रहा था कि ये सब कुछ जो है हमारी ही चाल है और हम लोग जो है उससे झूठ वूठ बोल रहे हैं। तो वो हमें मारने की कोशिश भी किया करती थी। हमने उसको पकड़ के एक रूम में भी बिठा दिया, वही रूम जहाँ पे रसिका रहा करती थी, उस रूम में उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया था और उस रूम में उसका शीशा भी था। वो शीशे में ही हमेशा सदा सवरा करती थी। बेटा कुछ 6 घंटे के बाद में जब हमने रूम को खोला तो यहाँ पे उसके हाथ की नस कटी हुई थी और वो लड़की मर चुकी थी। उसके बाद से ही हमारे घर के अंदर एक कोहराम मच गया और हर वक्त हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमारी बेटी हमें मारना चाहती है। उसकी आवाज़ें, उसकी परछाई, उसके सपने हम सभी को यहाँ पे दिखाई देते थे और वो बस ये कहती थी कि तुम लोग जो हो मेरी मौत के जिम्मेदार हो और तुमने मुझे जीने नहीं दिया। जैसे रसिका और सुष्मिता इस बात को कहा करती थी। उसको आदमियों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हम लोगों ने उसकी मुक्ति के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ हमने यहाँ पे अपना लिया, लेकिन वो मुक्त ही नहीं हो पा रही थी और हमें ऐसा लगता था कि मानो वो लड़की जो है वो इस शीशे में कैद है। अब कई लोग इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप शीशे में देखते हुए अपनी जान दे दें, खैर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अगर आप अपनी जान दे दें तो जो आत्मा होती है वो शीशे में ही कैद हो जाती है। जैसे कि आपने जिन्न के केस में सुना होगा कि जिन्न को आप इधर कैद कर सकते हैं एक चिराग के अंदर, आत्मा भी इस तरीके से कैद हो जाती है शीशे के अंदर। तो उन्होंने यही बात बोली कि बेटा अगर हम उसको तोड़वाते शीशे को तो हमें यहाँ पर किसी ने बताया था कि उसके बाद में जो कोहराम होगा वो और भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। हम वो भी नहीं कर सकते थे, बस तंत्र मंत्रों से हमने उस शीशे को बांध करके उस दीवार के पीछे उस कबर्ड के अंदर हमने डाल दिया और किसी को इसके बारे में बताया भी नहीं। लेकिन हमने उसके ऊपर एक चीज़ भी लिखी थी, डू नॉट ओपन। आपने उसको नहीं पढ़ा था। अब रसिका ने जब वो शीशा खोला था तो उसके ऊपर डू नॉट ओपन लिखा हुआ था, लेकिन उस लड़की ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और जब वो अपने फादर के पास उस शीशे को लेकर के गई थी तो वो डू नॉट ओपन वाला जो स्टिकर था वो उसने हटा दिया था और उसी के बाद से वो जो आत्मा थी वो उस घर के अंदर यहाँ पे तहलका मचा रही थी। उन्होंने पूछा कि आखिर हम इसका क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बस यही बात बोली कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो आप अपने घर को छोड़ के चले जाओ, किसी दूसरे घर में चले जाओ। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और दूसरा इलाज ये था कि वापस से तंत्र मंत्रों के साथ में ही उस शीशे को यहाँ पे बंद कर दिया जाए। जब वो वापस अपने घर पे आए वर्मा जी और उनकी फैमिली, तो उन्होंने देखा कि उस शीशे के नीचे बिल्कुल बॉटम में एक खून की बूंद है जो काफी पुरानी है, जिसपे नजर किसी की नहीं गई थी। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे तो ही आपको दिखाई देगी, लेकिन यहां पर वर्मा जी की नजर उधर पड़ गई थी और इधर उनके सामने एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है। दरअसल उस लड़की ने अपनी आत्मा को खुद उस शीशे के अंदर कैद किया था और रीजन ये था कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसी ने उसको वो शीशा यहाँ पे गिफ्ट किया था और उसको ऐसा लगता था कि अगर वो अपनी आत्मा को इसके अंदर डाल देगी, इस शीशे के अंदर कैद कर लेगी, तो शायद वो हमेशा उसके साथ रह सकती है और मरने के बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी इस शीशे में ही उसके साथ में रहेगा और उनकी दुनिया हमेशा के लिए संवर जाएगी। अब आपको ये चीज़ काफ़ी बचकानी लग रही होगी कि यार ये क्या बात हुई, शीशे के अंदर आत्मा चली गई, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर आप सचमुच सर्च करेंगे तो दुनिया में कुछ ऐसे शीशे हैं जो सचमुच ऐसे हॉन्टेड हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर कई आत्माएं कैद हैं। मैंने एक शीशे के बारे में पढ़ा था, कुछ 17वीं शताब्दी से उसके अंदर 2 आत्माएं कैद हैं और वो शीशा पूरी तरीके से हॉन्टेड है। एक म्यूजियम में भी रखा गया है, लोग उसको देखने भी आते हैं। तो ये कोई जो चीज़ है ये बनावटी नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। वर्मा जी ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस शीशे को गंगा में बहा दें, तो उससे शायद इस लड़की को मुक्ति मिल जाए। वो तो उस लड़की की मुक्ति के लिए सोचते थे। उन्होंने उसको गंगा में भी बहा दिया। घर पे वो वापस आए तो वो शीशा वापस अपनी जगह पे आ गया था। वो शीशा किसी भी तरीके से अपनी जगह को नहीं छोड़ता और वापस से उन्होंने वही किया जो यहाँ पर उस लड़की के फैमिली मेंबर्स ने कहा था। उसी तांत्रिक को बुलाया गया जिसने ये सारा काम किया था कुछ आज से 15-20 साल पहले, उसी को बुलाया गया। उसने वापस से उसी कवच से उस शीशे को बांधा और इसी के साथ में जो गीता की किताब होती है वो भी उस शीशे के ऊपर रखी और उसको वापस उस कबर्ड के अंदर बंद कर दिया। अब कमाल की बात इधर ये है कि वो फैमिली आज भी उस घर में रहती है।
वर्मा जी का परिवार आज भी खुशी से उधर रहता है। वो शीशा भी अपनी जगह पर ही है, लेकिन यहाँ पर उस शीशे का प्रकोप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पंडित ने यह बात बताई थी कि जब आप कुछ इस तरीके के तंत्र मंत्र करते हैं तो वो जो आत्मा होती है ना, वो उस आयाम के अंदर, उस डायमेंशन के अंदर बंद हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो यहां से निकली कैसे। इसी तरीके से काला जादू भी होता है। काले जादू के अंदर क्या होता है कि किसी आत्मा को आपने गुलाम बना लिया, एक जगह पर आपने उसको बांध लिया, उस आत्मा को समझ नहीं आता कि वो वहां से निकले कैसे। अब उसका जो सुपरविजन है वो कोई दूसरी चीज यहाँ पे कर रही है। इसी तरीके से उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे उसका कोई सुपरविजन नहीं कर रहा, वो बस यहाँ पे कैद है। लेकिन दुख की बात यही है कि उस लड़की को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अगर उसको मुक्त कराने की कोशिश करी गई या फिर इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करी गई तो इस परिवार का तो अंत होगा ही, साथ में उस लड़की का जो परिवार है उसका भी पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। वो तो शुक्र मनाइए आप कि वर्मा जी ने गुस्से में आकर के उस शीशे को तोड़ा नहीं था। अगर तोड़ दिया होता ना पहले ही तो आज शायद वो जिंदा ना बचती। और यहाँ पर जो रसिका और सुष्मिता रात में सजा सवरा करती थी वो उसी लिहाज में, उसी भेस में से सजती थी जिस भेस में यहाँ पर वो लड़की सजा करती थी, क्योंकि वो भी अपने बॉयफ्रेंड को देखते हुए यहाँ पे कोई ईरानी गाना गाती थी और ऐसे ही रात में वो झूमा करती थी। जैसा होता है इंसान मोहब्बत में अक्सर दीवाना हो जाता है, वही दीवानगी उस लड़की के ऊपर भी थी। और वो हर एक औरत के अंदर अपनी कहीं ना कहीं परछाई ढूंढती थी, और अगर कोई उसकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए तो वो उसको जान से मार भी दिया करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़की भी यहाँ पे साइको टाइप की थी। उसका जो छोटा भाई था उस लड़की का, उसकी भी उसने जान ले ली थी, क्योंकि उसी के भाई ने उसको यहाँ पे कमरे में बंद किया था 6 घंटे पहले। और सबसे पहला जो विक्टिम था उस लड़की का वो उसका भाई ही था, सगा भाई। सबसे पहले वो लड़का मरा था और वो भी एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के चलते ही मर गया था। इतनी खतरनाक वो आत्मा है और वो आज भी उसी घर के अंदर मौजूद है और वो परिवार भी खुशी खुशी उस घर में रह रहा है। तो यही थी आज की स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, एक हॉन्टेड मिरर की। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छी लगी या बुरी लगी। और इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।